नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया, भारत की अर्थव्यवस्था विकास की राह पर वापस लौटेगी। उन्होंने कहा, आत्मनिर्भर भारत का अर्थ आयात को कम करना और दुनिया में निर्यात का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 53,000 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। आईएनएस जलाश्व श्रीलंका से 700 से अधिक भारतीयों को लेकर तमिलनाडु पहुंचा। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत 13 उड़ानों से खाड़ी देशों से 2000 भारतीय लाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी ढेर और चक्रवात निसर्ग के मद्देनजर मौसम विभाग ने महाराष्ट्र और गुजरात में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की। दोपहर समाचार में मैं हूं कनकलता और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अलका सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि कोरोना महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार को धीमा भले ही किया हो, लेकिन भारत विकास की राह पर फिर से वापस लौट आएगा। श्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत प्रयोजन, समायोजन, अवसंरचना, निवेश और नवप्रवर्तन के जरिए विकास की राह पर आगे बढ़ेगा और आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हासिल करेगा। भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई के 125वें स्थापना दिवस समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए उन्होंने विकास की राह पर लौटने को लेकर अपने विचार साझा किए। आज भी हमें जहां एक तरफ इस वायरस से लड़ने के लिए सख्त कदम उठाने हैं, वहीं दूसरी तरफ इकोनॉमी का भी ध्यान रखना है। हमें एक तरफ देशवासियों का जीवन भी बचाना है, तो दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को भी स्टेबलाइज करना है, स्पीड अप करना है। इस सिचुएशन में आपने गेटिंग ग्रोथ बैक इस बात को प्राथमिकता दी है और निश्चित तौर पर इसके लिए आप सभी भारतीय उद्योग जगत के लोग बधाई के पात्र हैं। बल्कि मैं तो गेटिंग ग्रोथ बैक से आगे बढ़कर ये भी कहूंगा कि यस वी विल डेफिनेटली गेट अवर ग्रोथ बैक। लॉकडाउन के पहले चरण के बाद से औद्योगिक संगठनों के सदस्यों के समक्ष अपने पहले महत्वपूर्ण भाषण में प्रधानमंत्री ने लोगों की जीवन रक्षा और देश की अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने की आवश्यकता पर जोर दिया। श्री मोदी ने कहा कि भारत अनलॉक होने के पहले चरण में प्रवेश कर गया है और आर्थिक गतिविधियों के काफी बड़े हिस्से को खोल दिया गया है। आज देश की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि भारत लॉकडाउन को पीछे छोड़कर अनलॉक फेज 1 में एंटर कर चुका है। अनलॉक फेज 1 में इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा खुल चुका है। काफी हिस्सा अभी 8 जून के बाद और खुलने जा रहा है। यानी गेटिंग ग्रोथ बैक की शुरुआत तो एक प्रकार से हो चुकी है। आज ये सब हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि जब दुनिया में कोरोना वायरस पैर फैला रहा था, तो भारत ने सही समय पर सही तरीके से सही कदम उठाए। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 74 करोड़ लाभार्थियों को अनाज उपलब्ध कराया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ने गरीबों को तुरंत लाभ देने में बहुत मदद की है। इस योजना के तहत करीब 74 करोड़ बेनिफिशियरीज उनके घर तक राशन पहुंचाया जा चुका है। प्रवासी श्रमिकों के लिए भी फ्री राशन पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा अभी तक गरीब परिवारों को 53,000 करोड़ रुपीस यानी 53,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा चुकी है। महिलाएं हो, दिव्यांग हो, बुजुर्ग हो, श्रमिक हो, हर किसी को इससे लाभ मिला है। श्री मोदी ने कहा कि 8 करोड़ रसोई गैस सिलेंडर बांटे गए हैं और 50 लाख कर्मचारियों का कर्मचारी भविष्य निधि का 24% अंशदान सरकार ने उपलब्ध कराया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने आयकर के संबंध में कई सुधार किए हैं। कोयला ब्लॉक संबंधी वाणिज्यिक गतिविधियों में भी नीतिगत सुधार हुए हैं। इसके अलावा खनन, अंतरिक्ष और परमाणु अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में जो सुधार किए जा रहे हैं, उनकी बड़ी लंबे समय से प्रतीक्षा थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों के अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए जो उपाय किए हैं, उनकी कई दशक से प्रतीक्षा थी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तरह की इकाइयां देश के सकल घरेलू उत्पाद में 30% का योगदान करती हैं और इनका देश की आर्थिक स्थिति पर जबरदस्त असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक इकाइयां बिना किसी बाधा के विकास करती रहें, इसके लिए सरकार ने इन इकाइयों की परिभाषा में चिर प्रतीक्षित बदलाव किए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के आज के दौर में भारत से दुनिया की अपेक्षाएं काफी बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि विश्व के देश भरोसेमंद और विश्वस्त साझेदारों की तलाश कर रहे हैं और भारत में इसकी क्षमता, शक्ति और योग्यता है। उन्होंने मेड इन इंडिया और मेड फॉर द वर्ल्ड का आह्वान करते हुए देश को आत्मनिर्भर बनाने पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने ऐसी वस्तुओं के आयात में कटौती का आग्रह किया जिनका देश में आसानी से उत्पादन किया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार को कोरोना महामारी से निपटने के लिए कठोर कदम उठाने पड़े हैं, लेकिन इसके साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए भी प्रयास किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उद्योगों के नए प्रयासों से देश में 3 महीने के संक्षिप्त अंतराल में निजी सुरक्षा उपकरण पीपीई के बड़े पैमाने पर उत्पादन में मदद मिली है। श्री मोदी ने उद्योगों को भरोसा दिलाया कि आत्मनिर्भर भारत की साझा परिकल्पना को पूरा करने के लिए सरकार उन्हें पूरी मदद देगी। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने हाल में देश में आमदनी और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत सरकारी खरीद को बढ़ावा देने के नियमों में बदलाव किए हैं। जहाजरानी और रसायन तथा उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने आज कहा कि वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण तथा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रसायनों और पेट्रो रसायनों की अनिवार्य सरकारी खरीद की व्यवस्था की गई है, जिससे मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस कदम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया आत्मनिर्भर भारत अभियान भी और सुदृढ़ होगा। भारत दुनिया के सबसे बड़े मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद निर्माता के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना टेक्नोलॉजी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने देश में इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल फोन विनिर्माण इकाइयों की बड़े पैमाने पर स्थापना करने के लिए ऐतिहासिक रूपरेखा की जानकारी दी। उन्होंने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, कलपुर्जों के विनिर्माण की योजना और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र के विकास की योजना की भी घोषणा की। ऐसा अनुमान है कि इन 3 नई योजनाओं से बड़े पैमाने पर निवेश भारत में आएगा। इसके अतिरिक्त इससे मोबाइल फोन और उनके कलपुर्जों का उत्पादन भी बढ़ेगा। 2025 तक भारत में मोबाइल फोन का उत्पादन 10 लाख करोड़ के आसपास पहुंच जाने का अनुमान है। आत्मनिर्भर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड के आह्वान का उल्लेख करते हुए श्री प्रसाद ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के विनिर्माण के क्षेत्र में पिछले 6 वर्षों की भारत की प्रगति काफी उत्साहवर्धक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया, भारत की अर्थव्यवस्था विकास की राह पर वापस लौट आएगी। कहा, आत्मनिर्भर भारत का अर्थ आयात को कम करना और दुनिया में निर्यात का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 53,000 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता दी गई। आईएनएस जलाश्व श्रीलंका से 700 से अधिक भारतीयों को लेकर तमिलनाडु पहुंचा। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत 13 उड़ानों से खाड़ी देशों से 2,000 भारतीय लाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी ढेर और चक्रवात निसर्ग के मद्देनजर मौसम विभाग ने महाराष्ट्र और गुजरात में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की।
तमिलनाडु में श्रीलंका से 700 से अधिक भारतीय मजदूर आज सुबह तूतुकुड़ी चिदम्बरम बंदरगाह पहुंचे। उन्हें समुद्र सेतु अभियान के अंतर्गत भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस जलाश्व से लाया गया। आज पहुंचने वाले मजदूरों में 699 तमिलनाडु से, 3 पुद्दुचेरी, 2 कर्नाटक और 1 केरल से हैं। सभी की विस्तृत चिकित्सा जांच की जा रही है। उन्हें मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने को कहा गया है। इन मजदूरों को सरकारी बसों और विशेष रेलगाड़ी से उनके स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। असम में पूर्वोत्तर विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान के जोरहाट परिसर में कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ हिमंता बिस्वा शर्मा ने इसका उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान राज्य का पहला अनुसंधान और विकास संस्थान है जिसने कोविड-19 परीक्षण की सुविधा शुरू की है। उन्होंने इसके लिए संस्थान के वैज्ञानिकों और कर्मचारियों को बधाई दी। संस्थान के 10 वैज्ञानिकों की टीम वायरस से आरएनए को अलग करने के काम में जुटी है। संस्थान का जैव प्रौद्योगिकी विभाग कोविड-19 के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 से कुल 340 लोग संक्रमित हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 9 लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इनमें से चंबा से 4, सोलन से 2 और एक हमीरपुर, मंडी और ऊना जिले से है। दूसरी तरफ राज्य में अब तक 118 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। विभिन्न अस्पतालों में 213 रोगियों का उपचार चल रहा है। देश के अन्य हिस्सों से वापस लौटे अधिकतर लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। कल 729 नमूनों की जांच की गई, जिनमें से 403 में इस वायरस की पुष्टि नहीं हुई। 324 लोगों की रिपोर्ट आनी बाकी है। मणिपुर में इम्फाल के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा विज्ञान संस्थान के डॉक्टरों ने कोविड-19 से संक्रमित 1 महीने के शिशु का इलाज कर नया कीर्तिमान कायम किया है। 20 मई को कोविड-19 से संक्रमित 23 दिन का एक शिशु अपनी मां के साथ चेन्नई से इम्फाल लौटा और उसे संस्थान के अस्पताल में आइसोलेशन में उपचार के लिए रखा गया। आज सुबह आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा विज्ञान संस्थान के निदेशक प्रोफेसर भीमो ने कहा कि किसी भी प्रकार के संक्रमण से पीड़ित बच्चे का इलाज करना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन अस्पताल के चिकित्सा कर्मियों ने ये कारनामा कर दिखाया। मणिपुर में अब तक 83 रोगी कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं। इस समय राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 72 है। अब तक किसी भी रोगी की मृत्यु कोरोना महामारी से नहीं हुई है। राजस्थान में कोविड-19 से 67 से अधिक लोग ठीक हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा ने बताया है कि राज्य में कुल 9,271 कोरोना संक्रमित लोगों में से 6,267 लोग ठीक हो गए हैं। 171 लोग आज संक्रमित पाए गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 803 लोगों का इलाज चल रहा है। प्रदेश में प्रतिदिन कोरोना के 18,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की जा रही है। अब तक 4,27,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है। राज्य में आज से पर्यटन स्थल, संग्रहालय, स्मारक पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं। फिलहाल पर्यटन स्थल सीमित समय के लिए खोले गए हैं और इनमें सीमित संख्या में ही पर्यटकों को प्रवेश दिया जाएगा। पर्यटन स्थलों पर सभी सुरक्षा मानकों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस बीच वंदे भारत मिशन के तहत अब तक विभिन्न देशों से 21 उड़ानें जयपुर पहुंच चुकी है। इन उड़ानों के जरिए विदेशों से लगभग 2,894 प्रवासी राजस्थानी जयपुर आ चुके हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। मिजोरम में कोविड-19 के 12 मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। इन सभी मामलों की पुष्टि जोरम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कल रात की गई। मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने आज अपने ट्वीट हैंडल पर यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि इन सभी को जोरम मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया है। नागालैंड में चेन्नई से लौटे 6 और लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राज्य में इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 49 हो गई है। नागालैंड के स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट कर बताया कि चेन्नई से आए 90 लोगों की जांच की गई थी। ये 6 मामले दीमापुर के हैं। 49 संक्रमित मामलों में दीमापुर से 31, कोहिमा से 13 और स्वांग से 5 हैं। त्रिपुरा में कल जांच के बाद 107 लोग कोविड-19 संक्रमित पाए गए, जो एक दिन में संक्रमित होने वालों की सबसे बड़ी संख्या है।
इसके साथ ही राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 423 हो गई है, जिसमें से 247 लोगों का उपचार चल रहा है। हालांकि 173 रोगियों को उपचार के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने कहा है कि देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना महामारी के कुल 1,28,686 नमूनों का परीक्षण किया गया। इस तरह भारत में अब तक इस तरह के कुल 39,66,075 परीक्षण किए जा चुके हैं। इस बीच आईसीएमआर देश में कोविड-19 के परीक्षण की सुविधाओं का लगातार विस्तार कर रहा है और सरकारी तथा निजी प्रयोगशालाओं को परीक्षण करने की अनुमति दी जा रही है। अब तक देश भर में 681 प्रयोगशालाओं को कोविड-19 का परीक्षण करने की अनुमति दी गई है, जिनमें 476 सरकारी प्रयोगशालाएं और 205 निजी प्रयोगशाला श्रृंखला शामिल है। देश में कोरोना से संक्रमित 95,527 लोग स्वस्थ हो गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार स्वस्थ होने वालों की दर 48.07% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 3,708 लोग ठीक हुए हैं और 8,171 संक्रमित पाए गए हैं। कुल संक्रमितों की संख्या 1,98,706 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 204 लोगों की मौत हुई है। अब तक मरने वालों की संख्या 5,598 हो गई है। सरकार ने संयुक्त अरब अमारात में फंसे भारतीयों को चार्टर्ड विमानों से स्वदेश लाने के लिए कंपनी और एजेंसियों को मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 7 मई को शुरू हुए वंदे भारत मिशन के अंतर्गत अब तक 15,000 से अधिक फंसे भारतीयों को स्वदेश लाया गया है। वंदे भारत मिशन के तहत इस महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने का काम जारी है। भारत सरकार ने कंपनियों और अन्य संगठनों को चार्टर्ड उड़ानों से फंसे हुए भारतीयों को संयुक्त अरब अमीरात से लाने की अनुमति दे दी है। मुश्किल में फंसे श्रमिक, पर्यटक, बुजुर्ग, मेडिकल इमरजेंसी केसेस तथा गर्भवती महिलाओं को भेजने में प्राथमिकता दी जा रही है। आज विभिन्न खाड़ी देशों से 13 उड़ानें संचालित की जा रही है, जिसमें 2,000 से भी ज्यादा भारतीयों को वापस आने की उम्मीद है। कंचन प्रसाद, आकाशवाणी समाचार, दुबई। प्रख्यात फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन ने कहा है कि कोरोना से डरने की नहीं, लड़ने की जरूरत है। चलिए फिर से बच्चे बन जाते हैं। बच्चों और बचपन से हमें बहुत कुछ सीखना है। याद है जब बचपन में हमें खांसी बुखार हो जाता था, बदन दुखता था तो हम रोते हुए माँ के पास जाते थे और उन्हें अपनी तकलीफ बताते थे। माँ कुछ घर की दवाई जैसे काढ़ा हो, हल्दी हो, उससे आराम देती थी। हम जरूरत पड़ने पर डॉक्टर के पास ले जाती थी और कुछ दिनों बाद हम खेलने कूदने लग जाते थे। आज कोरोना की इस लड़ाई में हमें फिर से यही करना है। अपनी तकलीफ को अपनों को बताना है, राहत पाना है, इलाज कराना है, खेलना कूदना है, जीतना है। इसी में सबकी भलाई है। देखिए, बीमारी कोई कलंक नहीं होता है। परिवार तो आपका भला ही चाहता है ना। तो चलिए फिर से बच्चे बन जाते हैं, अपनी तकलीफ अपनों को बताते हैं। कोरोना से हमें लड़ना है, डरना नहीं है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की राय कार्यक्रम में कोविड-19 पर वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित करता है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान एम्स के निदेशक डॉ रणदीप गुलेरिया ने लोगों को कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने, सुरक्षित दूरी बनाए रखने और स्वच्छता के मानदंडों का कड़ाई से पालन करने की सलाह दी। सारे लोगों से यही अपील करूंगा कि सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग हम पूरी तरह से करें। हम एक ये नियम बना लें कि अब से आगे से चाहे वो थूकना हुआ, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे जब भी घर आए तो हाथ धोएं, जब भी किसी से मिले तो हाथ जोड़ के मिलें और हैंड वॉशिंग रेगुलरली करें। इससे कोविड ही नहीं, कई और इन्फेक्शन जैसे स्वाइन फ्लू है या टीबी है, ये भी हमारे देश में कम होंगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर ए.के. वार्ष्णेय परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। ये कार्यक्रम रात 9:30 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है।
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल में साइमो क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। अवंतीपुरा के पुलिस महानिरीक्षक ने बताया कि क्षेत्र में आतंकवादियों की सूचना मिलने के बाद सेना की 42 राष्ट्रीय राइफल्स और केंद्रीय रिजर्व बल तथा अवंतीपुरा पुलिस ने संयुक्त तलाश अभियान चलाया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर हिंदी पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अरब सागर के पूर्व मध्य हिस्से में बना कम दबाव का क्षेत्र पिछले 6 घंटों के दौरान 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर दिशा की ओर बढ़ गया है तथा गहरे दबाव के क्षेत्र में बदल गया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि मछुआरों तथा पोतों को महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात के तटों पर मौसम की जानकारी दी जा रही है। चक्रवात निसर्गा अगले 12 घंटों के दौरान तेज होने की संभावना है, जिसके बाद अगले 6 घंटों के दौरान वह उत्तर की ओर बढ़ेगा और उसके बाद उत्तर पूर्व की ओर चल देगा। मौसम विभाग के अनुसार यह चक्रवात कल दोपहर के दौरान हरिहरेश्वर और दमन के बीच उत्तर कोंकण और गुजरात के दक्षिणी तट को पार कर लेगा। चक्रवात के मद्देनजर महाराष्ट्र में मुंबई शहर और उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। एनडीआरएफ की 10 और एसडीआरएफ की 6 टीमें तैनात रखी गई है। हालात पर नजर रखने हेतु मुंबई में मंत्रालय में एक नियंत्रण कक्ष 24 घंटे काम करेगा। साथ ही वायुसेना, नौसेना और भारतीय मौसम विभाग को एक दूसरे के साथ समन्वय करने के निर्देश दिए गए हैं। मछली पकड़ने के लिए समुद्र में गए मछुआरों को वापस बुलाया गया है और संबंधित जिला कलेक्टरों को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। अरब सागर के पूर्व में बना हवा के कम दबाव का क्षेत्र उत्तर की दिशा में बढ़ गया है और इस समय सूरत से 670 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके कल तक दक्षिणी गुजरात तट पर पहुंचने की संभावना है। इसके असर से अगले 2 दिन में तेज हवाओं के साथ भारी वर्षा की संभावना है। राज्य सरकार के अधिकारियों ने कहा है कि एहतियात के सभी उपाय किए जा रहे हैं और दक्षिणी गुजरात तथा सौराष्ट्र के समुद्र तटवर्ती 100 से अधिक गांवों को चौकस रहने को कहा गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कुछ भागों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का कार्य भी जारी है। दक्षिण गुजरात में और सौराष्ट्र के भावनगर और अमरेली में आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। केंद्र शासित प्रदेश दमन तथा वलसाड़ और डांग सहित दक्षिण गुजरात के कुछ तटीय हिस्सों में आज सुबह हल्की बारिश हुई है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जा रहा है। स्कूलों और कॉलेजों में आश्रय गृह स्थापित किए गए हैं। 7 तटीय जिलों में लगभग 10 एनडीआरएफ टीमों को तैनात कर दिया गया है। तटीय गांवों में रहने वालों को आने वाले 2 दिनों तक घर के अंदर ही रहने की सलाह दी गई है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक एसएन प्रधान ने कहा कि महाराष्ट्र और गुजरात में चक्रवात से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। कल 3 तारीख दोपहर के आसपास उसके लिए तैयारियां हो चुकी हैं और स्टेट और सेंटर मिलकर इसमें काम कर रही हैं। जहां तक एनडीआरएफ की टीमें हैं, कुल लगभग 25 टीमें दोनों राज्य मिलाकर लगाई गई हैं और भी टीमों का आने का अंदेशा है अगर जरूरत पड़े तो, और उनको एयरलिफ्ट किया जा रहा है 5 टीमों को पंजाब से और कुछ टीमें स्टैंड बाय में रखी गई हैं आंध्र प्रदेश में। जरूरत पड़ने पर इनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है और जो इवैक्यूएशन और अवेयरनेस का ड्राइव है वो शुरू हो चुका है और ये अंदाज लगाया जा रहा है कि रायगढ़ जिला के आसपास महाराष्ट्र में लैंडफॉल होगा, उसी के अनुकूल सभी कार्रवाइयां की जा रही हैं। उम्मीद है जान माल की कम से कम नुकसान के साथ हम लोग इस साइक्लोन को हैंडल कर लेंगे। देश में इस वर्ष मानसून सामान्य रहेगा। जुलाई से सितंबर के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा के दूसरे अनुमान के बारे में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉ एम राजीवन ने कहा कि अच्छे मानसून के लिए स्थिति अधिक अनुकूल हो रही है। इस स्थिति के मद्देनजर जून से सितंबर के बीच देश में दीर्घावधि औसत की 102% वर्षा होगी। इसका मतलब ये है कि देश में इस दौरान 88 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की जाएगी। डॉ राजीवन ने कहा कि देश में मानसून की वर्षा का वितरण भी अच्छा रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून केरल पहुंच गया और ये पूरे राज्य में छा गया है। अब एक नजर आज के मौसम पर।
दिल्ली में आज सुबह कई जगह वर्षा हुई। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। बादल छाए रह सकते हैं तथा हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने का भी अनुमान व्यक्त किया गया है। अन्य महानगरों मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। मुंबई में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। चेन्नई में तापमान 29 डिग्री और 37 डिग्री सेल्सियस के बीच तथा कोलकाता में न्यूनतम तापमान 25 और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। जम्मू में न्यूनतम तापमान 21 डिग्री जबकि अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आसमान साफ रहेगा। तीसरे पहर या शाम के समय बादल छा सकते हैं। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ वर्षा या आंधी चलने की भी संभावना है। गिलगित में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। वर्षा के साथ आंधी चलने की भी संभावना है। मुजफ्फराबाद में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ वर्षा या आंधी चलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। न्यूनतम तापमान 15 डिग्री और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा। दिल्ली पुलिस की साइबर अपराध इकाई ने एक ऐसे जाली वेबसाइट का भंडाफोड़ किया है जिसके जरिए आयुष्मान योजना में नौकरी दिलवाने के नाम पर भोले भाले लोगों को ठगा जा रहा था। सरकार ने 10 मई को इस तरह के फर्जी वेबसाइटों से सावधान रहने की हिदायत दी थी। इस वेबसाइट के जरिए जालसाजों ने आयुष्मान योजना के तहत वार्ड बॉय, नर्स, लैब असिस्टेंट, फार्मासिस्ट और आयुष मित्र जैसी नौकरियों के लिए पंजीकरण कराने के नाम पर 6 राज्यों में लोगों से मोटी रकम वसूल की। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन के कारण राज्य सूचना आयोग ने 7,000 से अधिक सूचना के अधिकार से जुड़े विचाराधीन याचिकाओं की सुनवाई वीडियो कॉल से शुरू कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कार्रवाई के लिए आयोग फैसले की प्रति आवेदक और संबंधित अधिकारियों को व्हाट्सएप के जरिए भेज रहा है। राज्य सूचना आयुक्त विजय मनोहर तिवारी ने बताया कि संबंधित अधिकारियों को तकनीकी के माध्यम से सुनवाई में भाग लेने को कहा गया है, अन्यथा उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। आयोग ने आवेदकों को भी इसी तरीके से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए सूचित किया है। जानकारों का कहना है कि इन दिनों सभी के पास स्मार्टफोन है और वे सोशल मीडिया पर भी है। आपातकालीन स्थितियों के दौरान व्हाट्सएप आसान विकल्प भी है। वीडियो कॉल से सुनवाई के अब तक के परिणाम अपेक्षा के अनुरूप ही है। अधिकारी भी पूरी तैयारी के साथ इसमें हिस्सा ले रहे हैं। गौरतलब है कि राज्य सूचना आयोग ने सोमवार से आभासी या तकनीकी केंद्रित सुनवाई शुरू कर दी है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के स्थापना दिवस पर वहां के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि तेलंगाना के लोग कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के लोगों को भी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि कड़ी मेहनत और साहस यहां के लोगों की पहचान है। श्री मोदी ने देश के विकास में राज्य के योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केएन लक्ष्मणन के निधन पर दुख व्यक्त किया है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि लक्ष्मणन तमिलनाडु की जनता की सेवा और राज्य में भारतीय जनता पार्टी संगठन के विस्तार में हमेशा आगे रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपातकाल विरोधी आंदोलन और अनेक सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों में केएन लक्ष्मणन की भूमिका हमेशा याद की जाती रहेगी। जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने अरुणाचल प्रदेश के सभी घरों में नल से पानी उपलब्ध कराने की राज्य की वार्षिक कार्य योजना को स्वीकृति दे दी है। राज्य का मार्च 2023 तक सभी घरों में 100% नल के जरिए पानी पहुंचाने का प्रस्ताव है। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत 2020-21 के लिए राज्य को 255 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। घरों में नल के माध्यम से पानी पहुंचाने तथा वित्तीय प्रगति के आधार पर राज्यों को प्रदर्शन राशि के रूप में अतिरिक्त धन भी दिया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया, भारत की अर्थव्यवस्था विकास की राह पर वापस लौट आएगी। कहा, आत्मनिर्भर भारत का अर्थ आयात को कम करना और दुनिया में निर्यात का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 53,000 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता दी गई।
आईएनएस जलाश्व श्रीलंका से 700 से अधिक भारतीयों को लेकर तमिलनाडु पहुंचा। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत 13 उड़ानों से खाड़ी देशों से 2000 भारतीय लाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी ढेर और चक्रवात निसर्ग के मद्देनजर मौसम विभाग ने महाराष्ट्र और गुजरात में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।